नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 25 जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और मैं बता दूं इस फाउंडेशन कोर्स को हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए लेकर आए हैं। और फाउंडेशन कोर्स हमने इसका नाम तो दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, और मेंस की जब हम बात करेंगे तो जीएस पेपर प्लस हिंदी एसए पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। साथ ही किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग प्रोग्राम लेकर आया है जो कि मेंस 2024 के लिए है। यहाँ पर जो आपका जीएस का सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर टॉपिक से रिलेटेड एक दिन में आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिसके के उत्तर आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। प्लस 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके के मॉडल आंसर्स हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आप लोगों को अपनी एक नोटबुक लेनी है और उसमें ऊपर की तरफ लिखना है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट नेम यूपी पीसीएस 2025 और अपना नाम लिखिए, या आरओ एआरओ लिखिए, ठीक है, और लिखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट और अपना नाम लिखिए। देखिए क्लास, अभी जब से प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला है आप में से कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया और सबका वही क्वेश्चन था कि मैम इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो मुझे पता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और सब स्टूडेंट मेहनत करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सिंसियरली पढ़ाई करता है वो मेहनत करता है। आप लोग अपने कई फेस्टिवल को छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाते, मूवी नहीं देखते हैं, ठीक है, पूरे दिन आप लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह जाती है जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर दुख भी बहुत होता है। मैं समझ रही हूँ, ये सारी बातें समझ रही हूँ जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन क्लास आपको पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। कहीं ना कोई तो एरर हो रहा है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं, आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो जा रहा है, या कंफ्यूजन हो रही है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर कोई सब्जेक्ट अभी तक आपने टच ही नहीं किया है, उससे ज़्यादा प्रश्न आ गए। तो आपको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है जहाँ पर आपको लगता है कि ऐश्वर्या मैम हेल्प कर सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। उस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ कि जहां पर भी मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी किसी भी टॉपिक में, सब्जेक्ट में, तो वो मैं आप लोगों के लिए कवर कर दूंगी क्वेश्चन के माध्यम से ही, या फिर अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी वो कवर कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना ही पड़ेगा क्लास, मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो परेशान होने की जगह और रोइए मत आप लोग। मुझे पता है जब इंसान दुखी होता है तो उसके आंख से आंसू निकलते ही हैं, हम सब ह्यूमंस हैं तो रोते हैं, ठीक है, कभी कभी रोना भी आवश्यक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब तक रोएंगे। रोएंगे तो कमजोर होंगे। आज आपके दोस्त मित्र आपके साथ खड़े हैं और आपके रिलेटिव खड़े हैं, लेकिन एक समय बाद उनको भी लगेगा कि ये ऐसे ही रोता है, रोती है, छोड़ देंगे आपको।
तो आपको अपने अंदर वो बल, वो स्ट्रेंथ तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी ताकि आप लाइफ में अपने डिफिकल्टीज को फेस कर पाए। आज इस तैयारी के दौरान आप एक एग्जाम से परेशान हो रहे हैं, कल जब आप अपने ड्रीम जॉब को ज्वाइन कर लेंगे, एज अ एसडीएम कहीं पे अपॉइंट होंगे, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, तो उस समय भी लाइफ में कई चैलेंजेस आएंगे। तो क्या आप रोएंगे बैठ के? नहीं। ऑफिसर बनने वाले हो तो उस तरीके की क्वालिटी भी डेवलप करो। आज अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 में अपना सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम देखो। खाली प्रीलिम्स मेंस नहीं, इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम आज से रोज लिखना शुरू करो। और जब आप रोज नाम लिखोगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद पढ़ोगे भी। क्योंकि ये तो मान लीजिए, कर्म नहीं करेंगे तो फल तो नहीं मिलेगा, तो कर्म तो करना पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई भी हो, कोई कितना भी लकी हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। पढ़िए, सफलता मिलेगी। ठीक है, कल फिर मैंने वही लाइन बोली थी, आज फिर एक लाइन बोलूंगी वही वाली। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद की चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी लाइन है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको जय जयकार नहीं मिलेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए अपना नाम लिखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलो अब यहां पर हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, एकदम चिल, एकदम खुश मन से। अब ये नहीं कि एकदम दुखी हो जाओ, मैम बहुत दुख हो रहा है, नहीं, एकदम खुश। मेरे क्लास में बैठे हो तो एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ बैठो कि आज कुछ नई चीजें सीखेंगे, मैम की कोई नई गलती पकड़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ा रही है ये, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो एरर करेंगे, अभी बताते हैं मैम। चलो तो एकदम खुश रहो। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? पहला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनजी रंगा ने, राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। ये जो प्रश्न आपकी परीक्षा में दिया गया है, ये 2007 में दिया गया प्रश्न है। अब देखो यहां पर, राजकुमार शुक्ल तो वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया था। 1916 का समय था, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। 1916 क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। किसके मध्य बताओ, किसके मध्य? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। ठीक है, और 1916 के लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप आइए चंपारण और वहां पर किसानों से मिलिए। तो महात्मा गांधी जब चंपारण जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वहां पर 3 कटिया सिस्टम है। ठीक है, कटिया मतलब मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो 3/20 हिस्सों में जो चंपारण के किसान थे उनसे नील की खेती कराई जा रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो नील की खेती है वो अभी नहीं स्टार्ट हुई थी। 1917 का समय चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो बहुत पहले से ही चंपारण में नील की खेती करा रहे थे और किसान कर भी रहे थे। लेकिन अचानक से मार्केट में जर्मन सिंथेटिक डाई के आने की वजह से जो नील थी उसकी डिमांड कम होने लगी और डाई की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। और आपको पता है, जब भी किसी चीज की डिमांड मार्केट में कम होने लगेगी तो उसकी प्राइस भी घटने लगेगी, तो प्रॉफिट कम होगा। तो सेम चीज जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो भी फेस कर रहे थे। उनको पता था कि अब हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर अब किसान भी नहीं चाहते थे कि वो अब और नील की खेती करे। देखो, नील की खेती करने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती थी, और लगातार नील की खेती करने की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी कमजोर हो रही थी। प्लस किसान अपने लिए भी तो कुछ अनाज बोना चाहेगा। हाँ, तो अब किसान भी नहीं चाहते थे कि नील की खेती करे। लेकिन ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, अब 1916-17 का समय आ गया है, तो ये अब भारत पे राज करने लगे। इनको पता है कि ब्रिटिश सरकार है, तो ये किसानों से क्या कहते हैं, अगर नील की खेती नहीं भी करनी है तब भी आपको हमें फाइन पैसे देने पड़ेंगे। अब बताओ, बेचारा किसान खुद पेट भरे या आपको कहां से इतना टैक्स पहले ही देता और कहां से फाइन दे। तो इसी का विरोध
वो लोग कर रहे थे और फिर महात्मा गांधी भी आते हैं, इनसे जुड़ते हैं और पहला सत्याग्रह जो होता है वो चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आमंत्रण दिया था, याद रखिएगा। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद दी थी। तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह को सपोर्ट कर रहे थे। ये याद रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किस समय दी थी, तो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, क्लियर, डन। चलो अब इधर आओ, यहाँ पर डी जो दिया है राजेंद्र प्रसाद दिया है। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ठीक है, और फिर उसके बाद भूलाबाई देसाई, ये लोग कुछ ऐसे लोग थे जो कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में जुड़े थे। नाम याद रखिएगा क्लास, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। अगर आप कहिए तो मैं इसको नाम को एक बार लिख भी दूं, क्योंकि परीक्षा में अब जो प्रश्न का लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बरदौली ये सब सत्याग्रह जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब अगर इनसे प्रश्न बनेगा तो थोड़ा सा उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बढ़ाकर बनेगा। जैसे अब आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन जुड़े थे। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लूं, लिख दूं ताकि आप लोग भी लिख ले। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा किसका किसका नाम, ब्रज किशोरी, ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मैंने शायद गलती से भूलाबाई देसाई बोल दिया है, इसको आप महादेव देसाई करिएगा, ठीक है, और जेबी कृपलानी। ये लिख लीजिए क्लास, ब्रज किशोरी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी, ये कुछ लोग थे जो कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में जुड़े हुए थे। ढंग से लिख लीजिएगा। अब कौन सा नाम बचा, एनजी रंगा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है एनजी रंगा। अब समझ में आ गया ना रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों नहीं है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। राजेंद्र प्रसाद तो इसमें थे, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और ब्रज किशोरी, ये लोग महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में जुड़े थे। चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, इतनी चीज। अब बचा एनजी रंगा, तो एनजी रंगा ही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर देखिए दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं स्लाइड से हटूंगी, आप लोग आराम से पढ़िए। दोनों प्रश्न जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ये बिहार पीसीएस में 2005 में पूछा गया था, ये आरओ एआरओ में 2016 में, और पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ना होके हर प्रश्न से एक एक स्टेटमेंट लेके। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, आप लोग आराम से पढ़िए क्लास। मैं स्लाइड से हटती हूं थोड़ी देर। चलिए बताइए, बताइए क्या उत्तर होगा सही। यहां पर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? एनजी रंगा ने, स्वामी सहजानंद ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, या फिर पीसी जोशी ने। 2005 में पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, मैं साइड में हो जाती हूं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद है, एनजी रंगा है, राम मनोहर लोहिया है, इंदुलाल याज्ञिक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर जो है वो बी है। अब जो बात बताने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जब हम बात करेंगे
तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे अगर पूछेगा तो आप बताएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम, ठीक है। और अगर आपसे सचिव पूछेगा, जैसे इस परीक्षा इसमें पूछा गया है महासचिव कौन थे, तो आप एनजी रंगा का नाम बताएंगे। देख लीजिए प्रश्न में सेम तरीके का प्रश्न है यहां पर, लेकिन पहले में अध्यक्ष पूछा गया है, दूसरे में क्या पूछा गया है, महासचिव। अब आगे बढ़ते हैं, यही प्रश्न देखिए, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो पहला अधिवेशन था वो कहां पर था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। अब ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। बताओ क्या बोला गया है, अखिल भारतीय किसान सभा में किस कांग्रेस लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एमके गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू, ए सही उत्तर है, ठीक है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की जब भी हम बात करेंगे, ऑल इंडिया किसान मतलब ऑल इंडिया किसान सभा की हम बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय, तो यहां पर ध्यान देंगे आप, इसका गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था बताओ, 1936 में हुआ था। किसने किया था, सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। इसके सचिव कौन थे, महासचिव एनजी रंगा थे। और किस कांग्रेस लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। यहां से अब आपका जो प्रश्न है परीक्षा में, हो सकता है डायरेक्ट ना पूछ ले ना, डायरेक्ट ना पूछे, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा तो आपको सारी जानकारी रहेगी। यहां पर मैं एक बार हाईलाइट भी कर दे रही हूं, देखो अप्रैल 1936 में लखनऊ में किसका गठन हुआ है, बोलो, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का, ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का, जिसका कि आगे चलकर नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा। तो दोनों सेम हैं, याद रखिएगा। कहीं पर अगर आपको दे दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा या फिर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, तो याद रखिएगा इसी का नाम बदल के हमने कांग्रेस की जगह सभा रख दिया था। 1936 में इसका गठन हुआ था लखनऊ में। इसके संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता भी की थी, पहले अध्यक्ष भी ये थी। महासचिव कौन थे अगर पूछेगा तो एनजी रंगा इसके महासचिव बने थे, ठीक है। और किस कांग्रेस लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो आप क्या बताएंगे, यहां पर देखिए फैजपुर में, जो फैजपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के भी लोगों ने हिस्सा लिया था और जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये चीज याद रखिएगा। देख लीजिए फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया था। और इसमें किस कांग्रेस लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। सारी चीजें क्लियर, तो प्रश्न कहीं से भी बने आपको उत्तर आना चाहिए। यहां पर फैजपुर वाले सेशन को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर जब हम अखिल भारतीय किसान सभा की बात करेंगे तो उसकी अध्यक्षता की थी एनजी रंगा ने और कांग्रेस के कौन लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको रिवाइज करा दिया। चलो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यही चीज जो मैंने आपको बताया है, मैं फिर नहीं बताती हूं इसको, देखो वही चीज लिखी गई है 1936 में, जो मैंने आपको बता दिया है। 1936 की बात की गई है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे, महासचिव एनजी रंगा थे, ठीक है। फैजपुर में एक सत्र हुआ जिसमें कांग्रेस और अखिल भारतीय किसान सभा दोनों एक साथ आए, ठीक है। फिर यहां पर याद रखिएगा, और उस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, एनजी रंगा ने, और ये दूसरा सत्र था, ये भी याद रखिएगा।
क्लियर, डन। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूं ताकि आप लोग आराम से पढ़िए। यहां पर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आंदोलन दिया गया है, संगठन दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की बात की गई है, अखिल भारतीय किसान सभा की बात की गई है, आत्मसम्मान आंदोलन की बात की गई है। मैं आपको हिंट देती हूं, बता दो उत्तर कि थोड़ा टाइम दो, बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, महात्मा गांधी ही इसके लीडर थे। अखिल भारतीय किसान सभा की बात हमने कर ही ली 1936, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आत्मसम्मान आंदोलन की बात करेंगे तो ईवी रामास्वामी नायर इससे रिलेटेड है। तो ये आईएएस 2019 में पूछा गया प्रश्न था और डी आपका सही उत्तर है। अगर आपको इसमें से किसी भी एक पॉइंट की जानकारी नहीं है तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की अगर हम बात करें आपसे, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो पॉइंट बताने जा रही हूं मैं आपको, ठीक है, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, हरिजन सेवा संघ। और अगर आपके परीक्षा में यह दिया रहता कि हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन है, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो है उसको सही टिक लगा के आते, महात्मा गांधी ही लगा के आते, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसी का नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ रख दिया गया था, जिसकी की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कब की गई थी, कब की गई थी, 1932 में। अगर अभी नहीं याद है तो अपने नोटबुक में लिख लो, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी 1932, जिसको कि हम भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है यूपीएससी के ट्रेंड पे अब चल रहा है। तो ये पॉइंट नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की बात अभी बता दी, 1936 लखनऊ, प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, जो महासचिव थे उस समय एनजी रंगा थे। दूसरा सेशन ताजपुर में हुआ, जिसमें कि किसने, जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्टिसिपेट किया और उसकी अध्यक्षता किसने की, एनजी रंगा ने। सारे पॉइंट दिमाग में एकदम बिठा लो, क्योंकि परीक्षा में अब प्रश्न पूछने के तरीके में चेंजेस देखे जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ के पॉइंट वाइज प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, यहां पर आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में ध्यान दीजिएगा। पेरियार नाम से प्रसिद्ध जो थे ईवी रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के लिए इसको चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए परीक्षा के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, पेरियार जी द्वारा चलाया गया था, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको कि हम इस नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आईएएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन संबंधित नहीं है बोला गया है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मित्र, ठीक है, फिर उसका जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। 1918 के समय की बात की जा रही है, ठीक है, और यूपी किसान सभा की बात की जा रही है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा से रिलेटेड नहीं है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और हम बात करें राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, तो ये तीनों लोग किससे रिलेटेड हैं? ये तीनों लोग आपके अवध किसान सभा से रिलेटेड है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं रिलेटेड है। यहां पर देख लीजिए, अवध में होम रूल, अब आपको पता है 1918 का समय चल रहा है। 1916 में मैंने आपसे बात कर ली है कि 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। होम रूल आंदोलन एक एनी बेसेंट का चल रहा है, बाल गंगाधर तिलक का, दोनों का अलग अलग चल रहा है। तो होम रूल आंदोलन की जब हम बात करें तो अवध में भी इसके बहुत कार्यकर्ता थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर होम रूल की बात कर रहे थे। तो इन्होंने ही मिलकर एक किसानों को संगठित करते हुए संगठन बनाया, जिसका कि नाम इन्होंने किसान सभा रखा। और 1918 में
इन नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मित्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो ये याद रखिएगा। अगर परीक्षा में कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दे कि यूपी किसान सभा के जो मेंबर्स थे उसमें से कई मेंबर्स होम रूल आंदोलन में भी शामिल थे, यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन में भी शामिल थे, तो आप कहेंगे हाँ शामिल थे। होम रूल लीग आंदोलन के ही जो मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसानों को एकजुट किया 1918 के समय में और किसान सभा की स्थापना की, यूपी किसान सभा की। उसमें आपको किनका किनका नाम याद रखना, याद करो, मदन मोहन मालवीय का, इन नारायण द्विवेदी का और गौरी शंकर मित्र का। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, हुआ, समझ में आया? अभी एक बार खट से जल्दी से रिवीजन कराऊंगी लास्ट में। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया है वो कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए थे और उन्होंने ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाया था, वो किन नेता की बात की जा रही है यहाँ पर? बाबा रामचंद्र की, यदुनंदन शर्मा की, झिंगुरी सिंह की, या फिर उपयुक्त में से अधिक किसी की बात की जा रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है बाबा रामचंद्र की। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 1920 के समय की बात हुई है। बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। ठीक है, प्रश्न में दिए गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो कि फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन इन्होंने किया था। याद रखिएगा। चलो, अब यहाँ पर ये प्रश्न देखो, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या फिर लगान का नगद में परिवर्तन करना। तो बताइए, एका सत्याग्रह किस चीज से रिलेटेड था? बताइए यहाँ पर। एका सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो ये अवध में हुआ था और ये किससे रिलेटेड था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका जो सही उत्तर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर लगान को नगद में परिवर्तन करना सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। एका आंदोलन का नेतृत्व अगर हम देखेंगे किसके द्वारा किया गया है, पूछा जाता है एका आंदोलन को की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, लीडर कौन था? तो आप क्या बताएंगे? मदारी प्यासी का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, मदारी पासी। मदारी पासी का नाम आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, 1921 से 22 ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूली करने की प्रथा को लेकर था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जो जमींदारों के गुर्दे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे और एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक एक वो इसमें ये आपका हो गया था चेंज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, ये ठीक है। अब आगे देखिए आप, यहाँ पर क्या बोला गया है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहां पर? अभी मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब क्लास हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये स्लाइड मैंने आपके लिए ही रखी थी, ऐड की थी, ताकि एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा दूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप यूपी, सबसे पहले यूपी किसान सभा याद रखिएगा। ठीक है, यूपी किसान सभा, फिर अवध किसान सभा। यूपी किसान सभा की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था इंद्र
नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालविया। इन तीनों लोगों का नाम आप याद रखेंगे। जब हम अवध किसान सभा की बात करेंगे तो यहां पर बाबा रामचंद्र का नाम याद रखिएगा। क्लास याद रखिएगा जो बता रही हूं मैं आपको। अब ईयर अगर हम देखें तो ये 1918 का समय हो गया, यहां पर ये 1920 का समय है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़े। फिर एका की अगर हम बात करें, एक एका संघ था, ये याद रखिएगा। एका संघ की हम अभी बात कर रहे हैं आपसे। एका संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1923 में हुई है। किसके द्वारा? एनजी रंगा द्वारा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो मैं आपको बता रही हूं। ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है ना रेड पेन से? ठीक है, विजिबल है। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे मैं चेक कर रही हूँ, मुझे तो विजिबल है, आप लोगों को भी होने चाहिए। मैं हट जाऊंगी स्लाइड से थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, फिर उसके बाद हम देखें, यहां पर मैंने आपको बताया ऑल इंडिया किसान सभा, याद है ना, जो कि जिसकी की स्थापना 1936 में हुई थी। यहां पर आपको स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्लस एनजी रंगा का नाम याद रखना है, ठीक है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूं। अगर मैं यहीं पर लिख दूं, यहां पर थोड़ा सा वो तो नहीं हो रहा है, दिक्कत तो नहीं दे रहा क्लास? दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और लिखूंगी 1929 का। 1929 का लिखिए बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड है। लिख लीजिए 1929 बिहार किसान सभा, ये भी किससे रिलेटेड है? स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड है, ठीक है। और एक और यहां पर लिख दूं, ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रही हूं। यहां पर एक और लिख लीजिए आप लोग, किसान प्रजा, किसान प्रजा पार्टी 1929, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। अब मैं थोड़ा साइड होती हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से थोड़ा दिख जाए। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ताकि क्लियर आपको दिख जाए। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अवध किसान सभा देख लीजिए 1920 में, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सुल्तानपुर उधर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये स्प्रेड था, जो कि वहां के जो लैंडलॉर्ड थे और जो तालुकदार थे उनके अगेंस्ट था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स और रेंट मांग रहे थे। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? मतलब हु वाज द फाउंडर अगर हम बोले तो आप क्या बताएंगे? आप बाबा रामचंद्र का नाम बताएंगे, ठीक है। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो ध्यान दीजिएगा इस बात को।
इसी तरीके से अगर हम यूपी किसान सभा की बात करेंगे तो यूपी किसान सभा से रिलेटेड कौन है, सारे पॉइंट्स लिखते चलिए क्लास। 1918 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। लखनऊ में गौरी शंकर मित्र, इन नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एका संघ एनजी रंगा। बिहार किसान सभा 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा मैंने आपको बता दिया कौन है, 1936 स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और जब सचिव की बात करेंगे तो क्या बताएंगे आप, तब आपको याद रखना है एनजी रंगा का नाम, ठीक है। और फिर जो फैजपुर में जो आपका सेशन हुआ था सेकेंड ऑल इंडिया किसान सभा का, उसको किसने प्रिसाइड किया था, एनजी रंगा ने प्रिसाइड किया था, ये भी आप याद रखिएगा। और फैजपुर का अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात करेंगे तो उसको किसने प्रिसाइड किया था, उसने वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिसाइड किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है क्लास। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसीलिए स्लाइड से हट गई थी ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो विजिबिलिटी पे। अच्छा, यहां पर एक चीज हम देख लेते हैं, यहां पर देखिए क्लास एक बार, ये क्या प्रश्न था, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा की बात यहां पर की गई थी। किसकी बात की गई थी, संयुक्त 1918 की बात की गई थी, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी किसान सभा की। और मैंने अभी आपको बताया है यूपी किसान सभा में कौन कौन था, बताओ। मदन मोहन मालवीय थे, इन नारायण द्विवेदी थे, और कौन थे, और आपके इन नारायण द्विवेदी हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, और एक कौन है, मैं ही भूल गई, मिश्र थे ना। हाँ, तो यहां पर देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं, बाबा रामचंद्र नहीं, इन नारायण द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। यहां पर इसको सही कर लीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको फिर एक चीज क्लियर कर दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो किससे रिलेटेड है, वो बिहार किसान सभा से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, बिहार किसान सभा से, जिसकी की स्थापना उन्होंने, इसको किसकी स्थापना उन्होंने कब की थी, 1929 में की थी, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, ऑल इंडिया किसान सभा से। ऑल इंडिया किसान सभा से, इसको करेक्ट करिए, ध्यान से इसको करेक्ट करिए। फिर बाबा रामचंद्र की जब हम बात करेंगे तो अवध किसान सभा से, ठीक है, 1920, क्लियर है क्लास। फिर जब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया किसान सभा के फैजपुर सेशन में पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैजपुर सेशन की अध्यक्षता भी की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ऑल इंडिया किसान सभा फैजपुर का जो सेशन था वो सेकंड सेशन था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी, एनजी रंगा ने। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ये है इन नारायण द्विवेदी। अभी स्टार्टिंग में मैंने शायद बाबा रामचंद्र बोल दिया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए यहां पर। अब यहां पर ये चीज देख लू मैं एक बार, निम्न में से 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। इन नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मित्र, मदन मोहन मालवीय संबंधित है, ये संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ये एक सन्यासी वाली बात क्लियर हो गई, बाबा रामचंद्र की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। और बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा से रिलेटेड थे 1920 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यहां पर सरकार को लगान देना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति। यहां पर ध्यान दीजिए, सरकार को लगान नहीं दे रहे थे, वहां के जो लैंडलॉर्ड थे उनसे परेशान थे ये, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। ये क्यों नहीं सही होगा, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे थे, जमींदारों के ही विरुद्ध था, सत्याग्रह की समाप्ति की बात नहीं, लगान का नगद में परिवर्तन, ये याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया, इसका नेतृत्व जो पिछड़ी जाति के जो थे
मदारी पासी ने किया था इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जो थी वो जमींदारों से थी। जमींदार जो थे वो लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूली कर रहे थे, इसके विरुद्ध था। तो इसीलिए उन 4 ऑप्शन में हमें सबसे एक्यूरेट डी ऑप्शन लगा था। ये चीज याद रखिएगा, क्लास आपके यूपी से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैंने आपको बता दिया एका आंदोलन का प्रारंभ कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, अन्य स्थानों के किसानों द्वारा हुआ था। फिर ये चीज जो मैंने आपको बताया है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दे, तो याद रखिएगा। यहां पर जल्दी से ध्यान दीजिए, यूपी किसान सभा 1918, मदन मोहन मालवीय, इन नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मित्र, ठीक है। फिर उसके बाद 1920 अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1923 एका संघ की बात की है, एनजी रंगा इससे एसोसिएटेड थे, संघ की बात की है मैंने। फिर उसके बाद 1929 की अगर हम बात करेंगे तो बिहार किसान सभा किससे रिलेटेड है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से। और यहीं पर 1929 में जब किसान प्रजा पार्टी की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, आचार्य नरेंद्र देव की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। और यहां पर ऑल इंडिया किसान सभा की जब बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा, और सेकेंड सेशन ताजपुर में हुआ था जिसकी की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी, और जवाहरलाल नेहरू भी पार्टिसिपेट किए थे। प्लस जब हम बात करेंगे उसकी एक आपका कौन सा था यहाँ पर, अभी हमने डिस्कस किया एका आंदोलन की, तो याद रखिएगा मदारी पासी का नाम, और ईयर याद रखिएगा 1921 से 22। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो वाला प्रश्न सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं ह्यूमन एरर, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। अब यहां देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली प्रथम महिला थी, ठीक है, प्रथम महिला थी, बताओ। नहीं, ये हमने डिस्कस किया है, ये प्रथम महिला नहीं थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, पहली महिला एनी बेसेंट थी। सीआर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे, हाँ वो जेल में थे। 1922 में अगर हम देखेंगे सीआर दास ने अध्यक्षता की है, कौन से सेशन की, गया सेशन की, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ह्यूम की, एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नहीं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये सचिव थे, मैंने आपको बताया है। 1885 से अगर हम देखें तो 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव थे, ठीक है, और 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया है, एक और प्रश्न, एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर 2 और 4 होगा, बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये किसने बोला था, लॉर्ड डफरिन ने, सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड कर्जन ने, या लाला लाजपत राय ने। तो बताओ यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, किसने बोला था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लाला लाजपत राय द्वारा, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी, उपयुक्त विचार किस नेता के थे। तो ये विचार किस नेता के थे आपको बताना है, सी राजा गोपालचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं। सेफ्टी वॉल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, लाला लाजपत राय द्वारा दी गई थी। अभी मैं आपको बताती हूं, ये बी आपका सही उत्तर है। यहां पर ये बिहार में पूछा गया है 2023 में। देखिए क्लास, सेफ्टी वॉल थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी, लाला लाजपत राय ने बोला था। लाला लाजपत राय ने क्या बोला था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो सेफ्टी वॉल्व की तरह है। कुकर आप लोग ने देखा है, कुकर में सेफ्टी वॉल्व होती है, जो कि जब कुकर में प्रेशर ज्यादा बनने लगता है तो वो प्रेशर को रिलीज कर देता है।
कुकर में सेफ्टी वॉल्व का क्या काम रहता है? जब कुकर में प्रेशर ज्यादा बनने लगे तो उस प्रेशर को रिलीज कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा और कुकर में प्रेशर बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा तो क्या होगा? कुकर ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा था 1857 में एक बार बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और कहीं ना कहीं अब समय 1885 में ऐसा लग रहा था फिर किसी तरीके की क्रांति हो सकती है, कहीं कहीं प्रेशर बढ़ रहा था। तो ये प्रेशर और बढ़े और किसी रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो, इससे अच्छा इस प्रेशर को रिलीज कर दो। अब ये प्रेशर कैसे रिलीज होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये बात कन्वे करेगी, अरे कोई जरूरत नहीं है क्रांति करने की, जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारी मांगे पूरी करने ही वाली है। तो सेफ्टी वॉल्व, कांग्रेस जो थी वो सेफ्टी वॉल्व थी, जो प्रेशर बन रहा था, कुकर ब्लास्ट होता, क्रांति में रिवॉल्ट में कन्वर्ट होता, उसके पहले ही कांग्रेस के थ्रू प्रेशर को रिलीज कर दो और जो भी आंदोलन या कोई भी क्रांति होने वाली उसको दबा दो। तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में लोग मानते थे। जैसे कि किन्होंने बोला? इन्होंने बोला, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल में लिखा था, सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे और लाला लाजपत राय मानते थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया है, कि फिर किसी तरीके का रिवॉल्ट ना हो जाए, क्रांति ना हो जाए और उसके पहले ही प्रेशर को रिलीज कर। समझ में आ रहा है? ये बात थोड़ी समझ में आई तो हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछे सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी के बारे में, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय और यंग इंडिया में इन्होंने ये चीज लिखी थी, पहली बार पब्लिश की थी कि ब्रिटिश सरकार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीयों के हित के लिए नहीं, अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया है एज अ सेफ्टी वॉल्व। ये याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो यहां पर बताइए, लखनऊ की, नागपुर की, गया सेशन के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये 2016 में मेंस में पूछा गया था। किस सेशन की बात की गई है यहां पर, यही आपको बताना है। श्री, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी विजय राघव चेरियार ने उसकी अध्यक्षता की थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि गया सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताओ? ये किया था CR दास ने, चितरंजन दास ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 1916 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है मजुमदार ने, अंबिका चरण मजुमदार ने 1916 की अध्यक्षता की है। अब बचा नागपुर अधिवेशन, तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, याद रखिएगा। बी देखो यहां पर क्या दिया गया है, सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर 1920 में अध्यक्षता की थी, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। गया अधिवेशन की मैंने आपको बता दिया है, चितरंजन दास ने की थी, ठीक है। फिर नागपुर अधिवेशन 1920 में ही, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया था। अच्छा, कांग्रेस के मेंबर बनने के लिए जो सदस्यता शुल्क था उसको 4 आने इसलिए कर दिए गए थे ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी इसके मेंबर बन सके, ठीक है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। इसी वजह से शुल्क क्या कर दिया गया था, 4 आने कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नागपुर सेशन की जब हम बात करेंगे, जिसकी की 1920 में अध्यक्षता की थी श्री विजय राघव चेरियार ने, उसी सेशन में जो शुल्क था वो 4 आने कर दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ सके। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 1920 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 1922 में आपको गया सेशन याद रखना है CR दास द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा 1922 के गया सेशन के बाद ही CR दास जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, किसके साथ, मोतीलाल नेहरू के साथ और किसके साथ, खुद के साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है 1923 में किसका गठन करते हैं, स्वराज पार्टी का, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर,
निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किसमें सबसे पहली बार नीति घोषित की गई थी, बताइए। यहां पर नागपुर अधिवेशन में, कि गया अधिवेशन में, कि कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर लखनऊ अधिवेशन में? तो यहां पे जो आपका सही उत्तर है वो है नागपुर अधिवेशन। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्लास, कि नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसको कि किसने प्रिसाइड किया था? श्री विजय राघव चेरियाल ने प्रिसाइड किया था। इसी सेशन में जो कांग्रेस की जो फीस थी उसको 4 आने कर दी गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसमें जुड़ सके। और जो मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति भी घोषित की गई थी। प्लस एक चीज और, 1920 में क्या हो रहा है? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नेतृत्व किसको दे दिया गया था? महात्मा गांधी को। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्लास। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कौन से कथन सत्य हैं। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र की अगर हम बात करें तो 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। तो यहां पर आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था 1920 का सेशन, और मैंने आपको बताया था कि 1920 का जो सेशन है, ठीक है, इसमें सबसे पहली बार कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था। और यहाँ पर अगर जो लिखा गया है पहला स्टेटमेंट, जो भारतीय कांग्रेस की जो समितियां थी उनका गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। ठीक है, ये क्या है? ये भी सही है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद करो क्लास, मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले धर कमेटी आई थी। यहां पर थोड़ा सा रिवीजन कराती हूं। धर कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो धर कमेटी थी उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो स्टेट्स हैं उनका जो गठन है, जो रीऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ये इस कमेटी ने रिकमेंड की थी। उसके बाद जीवीपी कमेटी आई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके मेंबर्स थे। इन्होंने भी क्या रिकमेंड किया था कि भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर जो स्टेट है उनका पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था? पट्टाभी, यहां पर पोट्टी श्रीराम मल्लू जो थे, जो आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है, इन्होंने 56 डेज की हंगर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आंध्र प्रदेश को पहला ऐसा स्टेट फॉर्म कर दिया जाता है 1953 में, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे था। ये पता है ना? और इनको हम लोग, पोट्टी श्रीरामल्लू जी को हम लोग फादर ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जिसका गठन हुआ है, भाषाई आधार पर। और इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और फजल अली कमेटी आती है 1953 का समय। तो ये याद रखिएगा, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपसे डिस्कस किया है ये सारा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सीआर दास द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1922 में। लेकिन 1922 में एक घटना घटी थी, चौरी चौरा कांड, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार फिर हम देखते हैं क्या होता है,
डिवीजन होता है, हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि प्रो चेंजर्स होते हैं और कुछ नो चेंजर्स। जो प्रो चेंजर्स होते हैं वो अब बदलाव चाहते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक हम असहयोग आंदोलन को फॉलो कर रहे थे, जिसकी की वजह से हम हर चीज को बायकॉट कर रहे थे, असेंबलीज को बायकॉट कर रहे थे, काउंसिल को बायकॉट कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस जॉब सबको बायकॉट कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे और इस पार्टी के थ्रू हम काउंसिल में, असेंबली में अपनी आवाज उठाएंगे। तो यहीं पर आपके जो दो लीडर्स हैं, कौन, CR दास और मोतीलाल नेहरू, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। ठीक है, कि अब हम काउंसिल में बैठकर, हम असेंबली में बैठकर अपनी आवाज को क्या करेंगे, बुलंद करेंगे। मेन काम ये था। और यहां पर 2020 के सेशन को किसने प्रिसाइड किया है, चित्तरंजन दास ने प्रिसाइड किया है। याद रखिएगा क्लास, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आई, लास्ट क्लास में मैंने जब आप लोगों से खेड़ा सत्याग्रह डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था, जो खेड़ा था वहां पर अब मतलब उस समय सूखा पड़ रहा था, जिसके वजह से किसान की उतनी अच्छी उपज नहीं हो रही थी खेती में। लेकिन खेड़ा में जब वो आए, जो इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर्स आए, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि लगान तो बढ़ना चाहिए, टैक्स तो बढ़ना चाहिए, उपज बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत है। अब बेचारे किसान यहाँ सोच रहे थे कि उनका जो लगान है वो माफ हो जाएगा, और जो ऑफिसर्स आए उन्होंने लगान को और बढ़ा देने की बात कही। तो ये पूरा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल थे और महात्मा गांधी भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोल दिया था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि खेड़ा में मिली। नहीं नहीं, एकदम गलत, वो मेरे मुंह से निकल गया था। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह से मिली है। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह में, लिख लीजिए, बरदौली सत्याग्रह में जो बरदौली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उस समय दी थी, ना कि खेड़ा सत्याग्रह में। ये ध्यान रखिएगा। चलो, यहां पर चित्तरंजन दास सही हो गया, आपको पता है। चलो यहां पर देख लो, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस, ये जो सारे अधिवेशन यहां पर दिए गए हैं, सब कहां पर हुए हैं बताइए, उत्तर प्रदेश में। तो मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्लास। जब हम बनारस की बात करेंगे तो बनारस में कौन सा अधिवेशन हुआ था, 1905 का अधिवेशन हुआ था ना, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, तो यहां पर डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का 2 दो जगह दिया गया है, वेरी गुड। लखनऊ 1916, कितनी बार मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या बता दिया है, अंबिका चरण मजुमदार, याद है ना, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो यहां पर सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट यहां दिया है, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर होगा। कानपुर देख लो, कानपुर 1925, कौन है, सरोजनी नायडू, क्लियर है ना। 1917 एनी बेसेंट, 1924 बेलगांव सेशन, जिसको कि महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। परीक्षा में पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, तो 1924 के बेलगांव सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, अब फिर 1946 मेरठ सेशन, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, चलो अगला देखिए। देखो यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष दिए गए हैं और अधिवेशन दिया गया है। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस, अरे सुभाष चंद्र बोस की बात जब हम करेंगे, थोड़ा समय दूं क्या आप लोगों को, थोड़ा समय लोगे, जल्दी जल्दी आंसर बता रही, चलो 2 मिनट का टाइम लो, बहुत आसान है, जल्दी से 2 मिनट का टाइम ले लो, बताओ सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड फैक्ट्स मुझे। जब सुभाष चंद्र बोस की हम बात करते हैं तो उन्होंने किन 2 सेशन को प्रिसाइड किया था, बताइए क्लास। एक हरिपुरा सेशन था और दूसरा त्रिपुरी सेशन था। ठीक है, हरिपुरा सेशन की जब हम बात करते हैं तो इसी में नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, याद रखिएगा। और जब हम त्रिपुरी सेशन की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, तो पहली बार मतदान हुआ था और कौन चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। ठीक है, चलिए यहां पर अब आपको समय मिल गया है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आप सभी को मैंने बता दिया, कहां पर, हरिपुरा सेशन, तो डी का फर्स्ट हो गया।
डी का फर्स्ट हो गया, तो यहां पर तो सीधे आपको आंसर मिल गया। अभी हमने देखा 1925 में सरोजनी नायडू हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ध्यान से सुनना। मैं आपको 2-3 सेशन जल्दी से रिवाइज कराती हूं जो बताने जा रही हूं क्लास। 1937, 1938 और 1939, ठीक है। 1937 कौन सा सेशन है, याद करो, फैजपुर सेशन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। और 1937 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी, बताओ, एनजी रंगा ने की थी। और 1937 के फैजपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडियन किसान सभा एक साथ बैठी थी, याद रखिएगा, याद रहेगा, वेरी गुड। 1938 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की वजह से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की वजह से कहां हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, ये भी पता है आप लोगों को। और इसी सेशन में नेशनल प्लानिंग कमीशन के गठन की बात की गई थी, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन की बात की गई थी, तो वो हरिपुरा सेशन था, जिसकी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर 1939 की अगर हम बात करें तो पहली बार क्या वोटिंग कराई गई थी, और वोटिंग में कौन कैंडिडेट जीता था, जेबी कृपलानी चंद्र बोस। तो आप सभी को पता है यहां पर महात्मा गांधी के कैंडिडेट जेबी कृपलानी ना जीतकर सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चलते सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और 1940 में किसका गठन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, नोट करना है तो नोट भी कर लो, तीनों वर्षों को कभी नहीं भूलेगा। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब 1950 के अगर सेशन की बात करेंगे नासिक की, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1927 के मद्रास सेशन की बात करेंगे तो एम.ए. अंसारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो यहां पर इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं, आराम से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सा था, बताइए, किसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, जल्दी से बताइए क्लास। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919। यहां पर सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, 1919 अमृतसर अधिवेशन की अगर हम बात करें क्लास, तो सबसे पहले मुझे बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। और 1 अगस्त 1920 की अगर हम बात करें तो उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। यहां पर चलो देखो, ये 2-3 चीजें अगर याद रखोगे ना, एक क्रोनोलॉजी, तो याद रहेगा। 1919 का समय है तो आपको पता है रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट सत्याग्रह आता है, जलियांवाला बाग कांड होता है, फिर खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा 1920 में, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। और 1919 का जो अमृतसर का जो ये अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की है, और इसी में आखिरी बार बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट भी किया था, ये भी याद रखिएगा। 1920 में फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। कलकत्ता सेशन में बात करेंगे, नहीं, आपको पता है सूरत अधिवेशन 1960 में बाल गंगाधर पार्टिसिपेट करते हैं। सूरत अधिवेशन में ही क्या होता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट होता है, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं सूरत सेशन की, तो रास बिहारी घोष, याद रखिएगा ये।
फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917 की हम बात करेंगे, जिसमें कि एनी बेसेंट थी। तो 1916 में तो आप सभी को पता है कि होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है, होम रूल लीग की फॉर्मेशन होती है ना मूवमेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट से पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये होम रूल मूवमेंट की बात सबसे पहले किसने प्रेजेंट की थी, प्रस्ताव किसने रखा था, वो एनी बेसेंट ने रखा था। ठीक है, एनी बेसेंट ने, जो कि एक आयरिश वुमेन थी, जो कि आयरलैंड से आई थी। किस लिए आई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनने। थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, मैडम ब्लावस्की थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसी से जुड़ने एनी बेसेंट आई थी। लेकिन जब एनी बेसेंट आती हैं तो आयरलैंड में जिस तरीके से होम रूल मूवमेंट चलता है उसी तरीके का होम रूल मूवमेंट वो भारत में भी स्टार्ट करना चाहती हैं, जिसका कि प्रस्ताव वो रखती हैं और कांग्रेस से रिक्वेस्ट करती हैं कि 1 साल में आप इससे जुड़िए, नहीं तो मैं अपना होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर लूंगी। लेकिन उनका होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ही बाल गंगाधर तिलक अपने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम देखें जो आखिरी सेशन था वो अमृतसर अधिवेशन था, ये याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहां पर क्या दिया गया है, ओके, यहां पर कुछ बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मैं एक बार और आपको जल्दी से हाईलाइट करके बता देती हूं। सबसे पहले स्वराज इज माई बर्थ राइट, किसने कहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसने कहा है, ठीक है, अशांति का जन्मदाता किसने कहा है, तो सर वैलेंटाइन चिरोल ने, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसने बाल गंगाधर तिलक के लिए इस स्टेटमेंट का यूज किया है, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, ये किसने बोला है, तो ये याद रखिएगा मैक्स मूलर ने बोला है। ठीक है, मैक्स मूलर ने क्या बोला था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में, ठीक है, जो तिलक है उनमें मेरी दिलचस्पी है, ये इन्होंने बोला है। फिर हमने आपको बताया था 1908 में केसरी में एक इन्होंने लेख लिखा था। केसरी और मराठा इनकी वो थे, प्रकाशन थे, और केसरी में इनके एक लेख के कारण, इनकी राइटिंग के कारण इन पर सेडिशन चार्ज लगा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेडिशन, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है और सेडिशन का चार्ज लगाकर इन्हें 6 साल की सजा सुना दी जाती है। और 6 साल की सजा सुनाने के बाद इनको म्यांमार में मांडले जेल में बंद कर दिया जाता है। और जब ये मांडले जेल में रहते हैं तो वहीं पर ये गीता रहस्य लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। केस यहां पर याद रखना है आपको, केसरी याद रखना है, मराठा याद रखना है, गीता रहस्य याद रखना है। परीक्षा में अगर पूछे कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने किस समय लिखा था, जब ये मांडले जेल में थे उसी समय इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, बताइए। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो इन पर सेडिशन चार्ज लगाकर 6 साल के कारावास के लिए इनको मांडले जेल जब भेज दिया जाता है तो मुंबई के कपड़ा मिल के मजदूरों ने देश में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी। तो कभी परीक्षा में पूछे कि मुंबई के जो कपड़ा मिलों के जो मजदूर थे उन्होंने पहली बार हड़ताल किसके अरेस्ट होने के विरुद्ध में की थी, तो आप क्या बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, और मांडले जेल में ही इन्होंने क्या लिखा था, गीता रहस्य लिखा था। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए और मैंने आपको बताए भी हैं। यहां पर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, ये देखिए, शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, पुनः आरंभ किसके द्वारा किया गया था महाराष्ट्र में, तो बाल गंगाधर तिलक के कहने के अनुसार ही किया गया था। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 जो मैंने आपको बताया है, 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद उनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाई थी और मोहम्मद हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। आपके परीक्षा में एक बार ये प्रश्न बना था कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किन किन ने उठाई थी, तो वैसे एक बार पढ़ लीजिए, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली और मौलाना हजरत मोहानी ने महात्मा गांधी के
साथ मिलकर। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास जो मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा यही सब प्रश्न बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा तो याद रहेगा 1 अगस्त 1920, जब असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ होता है। ठीक है, और आखिरी किस सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो अमृतसर सेशन था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलो आगे देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि जो कांग्रेस है वो याचिका करती है, मतलब अनुनय विनय करती है। अगला प्रश्न देखें यहां पर हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अभी हमने देखा अमृतसर अधिवेशन। क्लियर हो गया होगा। अगला देखें, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ए आपका सही उत्तर है। मैंने आपको बताया है जो वॉल्व थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? लाला लाजपत राय द्वारा। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलो क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अब हिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिक्स्ड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना? आशा करती हूं कि ये सारी क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो, और वो वाला जो मैंने बताया है कि बरदौली सत्याग्रह में बरदौली सत्याग्रह में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, वो याद रखिएगा, सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। मैंने कल की क्लास में खेड़ा बोल दिया, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। पढ़ाते पढ़ाते जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया, लेकिन करेक्ट आप लोग कर लेंगे। तो चलो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। क्लास कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्लास के एंड में क्या लिखेंगे? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना नाम। ठीक है, तो अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, और जो मतलब हेल्प हम आपकी कर सकते हैं वो हमको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आने वाले सेशन में और भी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जहां पर भी आप लोगों को डाउट होता है उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो आपको खुद प्ले करना है। तो पढ़िए अच्छे से, सिलेक्शन जरूर होगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास, आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे जाए, मैं यही आशा करूंगी, और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।